हेलो, वेलकम बैक इन दिस पैथोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा विषय है वो है आपका शॉक। शॉक के टाइप क्या हैं, शॉक कितने प्रकार का होता है, शॉक के कॉजेज क्या हैं, इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि शॉक क्या है। शॉक के बारे में आपने देखा, शॉक इज ए सीवियर कंडीशन अकरिंग व्हेन बॉडी इज नॉट गेटिंग एनफ ब्लड फ्लो। यानी शॉक वो कंडीशन है जब आपके शरीर को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता है। शॉक की सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे शॉक वो स्थिति है जिस दौरान आपकी बॉडी का परफ्यूजन सही से नहीं होता है, यानी उसमें ब्लड फ्लो जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो उस ब्लड फ्लो की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी के अंदर जो कंडीशन होती है उसको आप शॉक कहते हैं, यानी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द टिश्यू और बॉडी, ये आपकी कंडीशन शॉक कहलाती है। अगर शॉक के आप क्लासेस देखेंगे तो शॉक को क्लासिफाई किया गया है 5 क्लास में, और ये है आपका पहला है कार्डियोजेनिक शॉक, यानी पंप फेलियर यानी कार्डियक एक्टिविटी की वजह से जो शॉक हो सकता है, या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जैसा इसका नाम बता रहा है, यानी एसोसिएटेड विद द इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम, यानी जो ब्लड की अमाउंट है उसके कम होने की वजह से जो शॉक होता है, दैट इज द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नेक्स्ट है आपका एनाफाइलेटिक शॉक। अब ये जो एनाफाइलेटिक शॉक है इसमें आप क्या देखेंगे, ये ड्यू टू एनाफाइलेटिक जो शॉक है आपका, ये किस कारण से है, एनाफाइलेटिक शॉक ड्यू टू ड्रग और टॉक्सिन्स, यानी किसी टॉक्सिन्स की वजह से जो शॉक होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दैट इज द सेप्टिक शॉक एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, यानी जो शॉक की कंडीशन किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है। और नेक्स्ट वन है आपका न्यूरोजेनिक शॉक कॉज्ड बाय डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। तो ये डिफरेंट टाइप के जो शॉक हैं इनके अपने अलग अलग कारण हैं। जैसे हमने देखा कार्डियोजेनिक शॉक है, यानी हार्ट के फेलियर होने की वजह से, यानी हार्ट अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उस दौरान जो शॉक की कंडीशन हो सकती है, यानी टिश्यू का जो प्रॉपर परफ्यूजन नहीं हो रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में उसे ब्लड नहीं मिल रहा है, तो ये कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। इसी तरीके से हार्ट अगर सही से काम कर रहा है बट हार्ट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, यानी ब्लड का वॉल्यूम कम होने की वजह से जो शॉक की कंडीशन क्रिएट होगी वो आपकी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगी। नेक्स्ट है अगर कोई टॉक्सिन्स या किसी ड्रग की वजह से आपका इम्यून सिस्टम कह सकते हैं कि अनवांटेड और एग्जाजरेटेड जो रेस्पॉन्स वो करता है, उस कंडीशन को आप एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, सीवियर इन्फेक्शन की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है वो आपकी सेप्टिक शॉक होती है। और नेक्स्ट है आपका न्यूरोजेनिक, यानी अगर हमारा नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो उस दिशा में जो शॉक क्रिएट होता है उसे आप न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। आइए वन बाई वन करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्डियोजेनिक शॉक की। तो कार्डियोजेनिक शॉक क्या है, लिखा है इज सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर व्हेन द हार्ट सडनली बिकम अनेबल टू पंप ब्लड टू द बॉडी मीट द बॉडी नीड। यानी कहने का मतलब कार्डियोजेनिक जो शॉक है वो स्थिति है जब आपका हार्ट आपके शरीर को जितनी मात्रा में ब्लड चाहिए उतना ब्लड अगर शरीर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, यानी हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया जा रहा है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए अगर सफिशिएंट नहीं है तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक के कारण क्या क्या हो सकते हैं, अगर कॉजेज आप देखेंगे तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी हार्ट अटैक की वजह हो सकती है, या आपका सीवियर हार्ट फेलियर की वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट के अंदर किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से, या एरिथमिया की वजह से यानी कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं हार्ट के अंदर, या कोई वाल्व में प्रॉब्लम है, स्टीनोसिस वगैरह अगर है, रिगटेशन वगैरह हो रहा है, या पेरिकार्डाइटिस है। ये सारी कंडीशन आपकी रिस्पॉन्सिबल हैं कार्डियोजेनिक शॉक के लिए। यानी कार्डियोजेनिक शॉक के जो मेन कॉज हैं, यानी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी हार्ट की मसल्स डैमेज होने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, या आपका हार्ट के फेलियर की वजह से, या आपकी कार्डियोमायोपैथी हार्ट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, या कोई वाल्वुलर डिफेक्ट है यानी वाल्व में स्टेनोसिस हो रही है, वाल्व सिकुड़ गए हैं, बैक फ्लो हो रहा है, रिगटेशन हो रहा है, या आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारे कारण लीड कर सकते हैं, यानी ये सारे कारण एक कॉज क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट आपका सफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं करेगा और वो कंडीशन कहलाएगी आपकी कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक के बाद हम बात करेंगे आगे आपसे कार्डियोजेनिक शॉक के क्या क्या कारण हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या है, तो जैसा हमने पहले बात की कि अगर जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या है, इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी लूजेस ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड
fluid or blood, resulting a severe drop in the blood volume and adequate circulation। यानी अगर किसी भी कारण से हमारे शरीर से एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस हो जाता है या ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो शॉक की कंडीशन होगी वो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब ये जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से क्या होगा, अमाउंट अगर रिड्यूस हो जाएगा तो इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी। इससे पहले एक बार हम कॉजेज के बारे में जान लेते हैं कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कराने के क्या क्या कारण है, यानी वो कौन से कारण हैं जिससे आपका ब्लड वॉल्यूम या बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है और उसकी वजह से वॉल्यूम रिड्यूस होता है। तो इसमें जो पहला कारण आप देखेंगे ट्रॉमा और इंजरी, यानी अगर किसी भी प्रकार का कोई रोड एक्सीडेंट या किसी भी तरीके की कोई इंजरी होती है जिसमें बॉडी से लार्ज अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ट्रॉमा होगा यानी उसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्रिएट हो सकता है। या सीवियर ब्लीडिंग, अगर शरीर से ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। या शरीर में डिहाइड्रेशन, जैसे लूज मोशन के केस में, या किसी अन्य कारण की वजह से इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, यानी प्रॉपर मात्रा में अगर पानी नहीं ले रहे हैं, तो ये सारे कंडीशन डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है या फ्लूइड लॉस की वजह से हो सकता है। तो जो आपके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के जो जो भी रीजन है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। वो ट्रॉमा यानी इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन की वजह से पानी का फ्लूइड का लॉस हो सकता है। तो ये सारे कारण, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया की जो कंडीशन होती हैं, उसमें जो शॉक की कंडीशन क्रिएट होती है वो आपकी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका एनाफाइलेटिक शॉक। तो जैसा एनाफाइलेटिक शॉक आप जानते हैं क्या है, सीवियर एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है ये एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है। that occurs rapidly and often affect the multiple organ system in the body. It happens when a person is exposed to allergen to which they are highly sensitive or allergic। यानी जो आपका एनाफाइलेटिक शॉक है ये उस दशा में होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे केमिकल्स या किसी ऐसे एलर्जन के संपर्क में आता है जिसके प्रति उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जैसे ही वो बॉडी के संपर्क में आता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक एग्जाजरेटेड रेस्पॉन्स शो करता है। लार्ज अमाउंट में शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और उनकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है वो है आपकी एनाफाइलेटिक शॉक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका सेप्टिक शॉक क्या है। तो सेप्टिक शॉक में जैसा हमने बात की अभी, यानी इसकी मेन कारण है आपका इन्फेक्शन। इज ए सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर इन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एन ओवरवेलमिंग सिस्टमिक इन्फेक्शन। यानी शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रखा है, known as the sepsis, यानी sepsis की वजह से it is characterized by dysregulated immune response to an infection leading to widespread inflammation, impaired organ function and dangerously low blood pressure। यानी जो सेप्टिक शॉक की कंडीशन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन के प्रति आपका इम्यून सिस्टम सही से फाइट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है और आपके बॉडी के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, प्रॉपर तरीके से बॉडी काम नहीं करती है और उस दशा में ब्लड प्रेशर ड्रास्टिकली लो हो जाता है। और ब्लड प्रेशर लो हो जाने की इस कंडीशन को, यानी सेप्सिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, उसकी वजह से टिश्यू का परफ्यूजन नहीं हो पाता है, बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है, तो ये कंडीशन जो कहलाती है ये आपकी सेप्टिक शॉक की कंडीशन है। नाउ अब बात कर लेते हैं आपसे न्यूरोजेनिक शॉक के। तो न्यूरोजेनिक शॉक क्या है, जैसा हमने देखा, न्यूरोजेनिक इज ए टाइप ऑफ शॉक दैट अकर्स ड्यू टू disruptions in the autonomic nervous system leading to the sudden loss of sympathetic nervous system tone। यानी अगर किसी व्यक्ति के अंदर न्यूरोजेनिक शॉक होगा तो जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है और इस वजह से हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी को टोन बना के रखता है, बॉडी को इमर्जेंट बना के रखता है, उस पर क्या हो जाता है, डिसरेगुलेशन हो जाता है, यानी वो सही से काम नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन ए significant decrease in peripheral vascular resistance and subsequent low blood pressure। यानी जब भी न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन आएगी तो हमारी जो पेरीफेरी है बॉडी की, जो रेसिस्टेंस शो करती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो अचानक से डायलेट हो जाती हैं और इसकी वजह से सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगा तो आपकी बॉडी का परफ्यूजन नहीं होगा, यानी अल्टीमेटली सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो उसकी वजह से जो शॉक की कंडीशन होगी वो आपकी
न्यूरोजेनिक शॉक कहलाएगी। तो ये डिफरेंट टाइप के शॉक के बारे में हमने बात की। अब हम आगे बात कर लेते हैं आपके इसकी पैथोलॉजी क्या है, यानी पैथोजेनेसिस ऑफ द हाइपोवोल्यूमिक और कार्डियोजेनिक शॉक की क्या जो पैथोलॉजी है या पैथोजेनेसिस है इसको आप समझेंगे। हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जैसा आप देख रहे हैं कि हाइपोवोल्यूमिक शॉक के केस में इनएडिक्वेट ब्लड है, और इसी तरीके से कार्डियोजेनिक में आप लिखेंगे पंपिंग फेलियर है, यानी यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में इसमें देखेंगे हाइपोवोल्यूमिक में प्रॉपर जितना फ्लूइड होना चाहिए उतना फ्लूइड नहीं है, और यहाँ पर पंपिंग कैपेसिटी अफेक्टेड हुई है। इन दोनों कंडीशन की वजह से क्या होगा, दिख रहा है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी अगर हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है या आपके वॉल्यूम की मात्रा कम है तो दोनों ही दशा में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, उसकी वजह से लो बीपी होगा, और बीपी अगर लो होगा तो डिक्रीज इन द टिश्यू परफ्यूजन, यानी टिश्यू के अंदर जो ब्लड जाना चाहिए और ब्लड में ऑक्सीजन जाती है उसकी वजह से परफ्यूजन लो हो जाएगा, और रिड्यूस्ड O2 सप्लाई, जब ब्लड नहीं जाएगा, आप जानते हैं कि ब्लड ही क्या है, कैरियर है ऑक्सीजन का, तो अगर ये नहीं जाएगा तो सेल को इंजरी होगी, इंजरी टू द सेल मेम्ब्रेन। और आप जानते हैं सेल इंजरी में मैंने आपको ये बताया है कि सेल को जब इंजरी होगी ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, इससे सेलुलर डेथ होगी और अल्टीमेटली शॉक की कंडीशन क्रिएट होगी। तो ये जो पैथोजेनेसिस है शॉक की, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यानी हाइपोवोल्यूमिक शॉक की कंडीशन में, कार्डियोजेनिक के केस में अगर ये दोनों चीजें होंगी, हालांकि एक भी कोई कारण हो सकता है, वॉल्यूम कम है हार्ट सही से काम कर रहा है, अगर वैसे तो वॉल्यूम जब कम होगा तो हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो इसकी वजह से बीपी ड्रॉप होता है, यानी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, और कार्डियक आउटपुट के डिक्रीज होने की वजह से टिश्यू का परफ्यूजन नहीं होता है, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, उसकी वजह से सेलुलर इंजरी होती है, सेल की डेथ होती है, और इस तरीके से शॉक की कंडीशन क्रिएट होती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपसे, ये जो मैकेनिज्म ये दी है ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइपोवोल्यूमिक शॉक के बारे में। हाइपोवोल्यूमिक शॉक क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कॉज्ड बाय सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। अब नाम ही जिसका बता रहा है हाइपोवोल्यूमिक शॉक, तो डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम लीडिंग टू इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, जब ब्लड सफिशिएंट मात्रा में नहीं होगा तो परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, तो इस कंडीशन को जब परफ्यूजन नहीं हो पाएगा तो इसी कंडीशन को आप बोलते हैं हाइपोवोल्यूमिक शॉक। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोवोल्यूमिक शॉक अकर ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, यूजुअली डिफाइंड एज लॉस ऑफ अराउंड 15 to 30% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। आपको ध्यान रखना है जब शरीर से 15 से 30% ब्लड का लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में हाइपोवोल्यूमिक शॉक के चांस बढ़ जाते हैं। रिड्यूस सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, दिस रिडक्शन इन द ब्लड वॉल्यूम ऑल्सो लीड्स टू द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम विद इन द वास्कुलर सिस्टम। अगर मान लो ब्लड की मात्रा प्रॉपर नहीं रहेगी, तो क्या होगा, ब्लड का जो वॉल्यूम बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है डिमिनिश्ड टिश्यू परफ्यूजन, तो अगर ब्लड का वॉल्यूम सफिशिएंट नहीं होगा तो परफ्यूजन भी कम हो जाएगा। लिखा है द रिड्यूस सर्कुलेटिंग वॉल्यूम रिजल्ट इन इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ टिश्यू ऑर्गन लीडिंग टू द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन। कहने का मतलब क्या है, ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है हाइपोवोल्यूमिक शॉक में, यानी या तो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो सर्कुलेटिंग जो अमाउंट है ब्लड का वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और इसकी वजह से टिश्यू का परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, यानी ब्लड के थ्रू जो आपके टिश्यू को, ऑर्गन को जो ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वो प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, और इसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होगी वो है आपकी हाइपोवोल्यूमिक शॉक। अब इसके कारण जान लेते हैं, कॉजेज क्या है हाइपोवोल्यूमिक शॉक के। तो इसमें पहला एक मुख्य कारण है हेमरेज है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग फ्रॉम द ट्रॉमा, यानी किसी भी इंजरी से या ट्रॉमा से या सर्जरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग में, या अन्य किसी कारण से शरीर से ज्यादा अमाउंट में अगर ब्लड लॉस होता है तो आपका हेमरेज कहलाता है, तो हेमरेज की वजह से हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, सीवियर लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड ड्यू टू वॉमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग और इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, यानी अगर किसी व्यक्ति में डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्रिएट हुई है, डिहाइड्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं, वॉमिटिंग, अगर बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ज्यादा किसी को दस्त हो रहे हैं, अगर वो प्रॉपर मात्रा में फ्लूइड का इंटेक नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी आपका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी वजह से भी हाइपोवोल्यूमिक शॉक की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड लॉस की, सच एज एन सीवियर बर्न और एक्सटेंसिव टिश्यू
डैमेज, बर्न वगैरह के केस में भी आपकी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है, तो उसकी वजह से भी जो शॉक होगा वो आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ये इमेज दिखाई है। इस इमेज में देखेंगे हेमरेज एक कारण हो सकता है, यानी कोई ब्लीडिंग का कारण बन जाए, जैसे देख रहे हैं इसमें ये चाकू लगा हुआ है। प्लाज्मा का लॉस हो जाए बर्न की वजह से, तो प्लाज्मा आप जानते हैं कि आपके ब्लड का लगभग 55% पार्ट बनाता है, तो प्लाज्मा लॉस की वजह से भी जो का है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। डायूरेसिस यानी यूरिन की आउटपुट बढ़ने की वजह से, डायबिटीज इंसिपिडस के केस में भी, एडीएच की जब डेफिशिएंसी होती है तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, तो वो भी आपके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का एक कारण हो सकता है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, अगर बॉडी फ्लूइड आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या गैस्ट्रिक लॉस हो रहा है, यानी जैसे ब्लीडिंग है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, इन सारी कंडीशनों में जो बॉडी से लॉस होगा, ये सारा लीड करेगा आपके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लिखा है वॉच फॉर इंक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, पुअर स्किन टर्गर। अब इसमें क्या क्या चीजें, थर्स्ट है, ओलिगोयूरिया है, लो सिस्टमिक एंड पल्मोनरी, लिखा है प्रीलोड, और रैपिड हार्ट रेट। तो जब फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा आपके शरीर में तो हार्ट की एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। डायग्नोसिस इज मेड आफ्टर लॉस ऑफ 15% ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, यानी टोटल वॉल्यूम का मैंने अभी बताया। आप कब कहेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जब आपके शरीर से 15 से 30% टोटल ब्लड का या फ्लूइड का लॉस हो जाएगा, तो वो कंडीशन आपकी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बाद कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। कार्डियोजेनिक शॉक के क्या क्या कारण है? It is a critical condition resulting from heart inability to pump enough amount of meet the body demand leading to systemic hypotension। यानी अगर आप बात करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में, तो हार्ट जितना अमाउंट ब्लड पंप कर रहा है, अगर वो अमाउंट बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज नॉट फुलफिल्ड बाय द ब्लड पंप बाय द हार्ट, यानी हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है उससे अगर टिश्यू का परफ्यूजन नहीं हो रहा है, टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें जो कंडीशन क्रिएट होती है वो आपकी कार्डियोजेनिक शॉक होता है। और इसके कारण के बारे में बात करें, कार्डियोजेनिक शॉक के क्या क्या कारण होते हैं, तो इस कारण में आप देखेंगे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, यानी हार्ट अटैक की वजह से, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डैमेज टू द हार्ट मसल्स के डैमेज होने की वजह से, सीवियर इरेदेमिया, इरेगुलर हार्ट बीट अफेक्टिंग द हार्ट पंपिंग एबिलिटी, यानी अगर हार्ट इरेदेमिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम सच एज वॉल्व डिसऑर्डर, मायोकार्डाइटिस या कार्डियोमायोपैथी, यानी हार्ट में वॉल्व में डिफेक्ट हो जाने की वजह से, या आपका हार्ट की जो कवरिंग्स हैं उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने की वजह से, हार्ट का साइज इंक्रीज होने की वजह से, ये सारी कंडीशनें कहीं ना कहीं आपको कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ ले जाती हैं। बात करते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, यानी कंप्रेशन ऑफ द हार्ट ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन अराउंड द हार्ट। तो अगर हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम है उसमें कोई फ्लूइड इकट्ठा होता है तो उसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, और कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन में हार्ट का साइज श्रिंक हो जाएगा, प्रॉपर जितना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से भी बॉडी का परफ्यूजन लो हो जाएगा। अगर आप इसकी पैथोलॉजी के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो हार्ट पंपिंग फंक्शन दैट इज द कार्डियक आउटपुट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू मायोकार्डियल डैमेज और डिसफंक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में या डैमेज के केस में जो हार्ट की पंपिंग एफिसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और उससे क्या होगा, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट लीड्स टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन एंड टिश्यू। तो जो आपके वाइटल ऑर्गन है उनके लिए प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, और प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ये कारण हो जाएगा आपका कार्डियोजेनिक शॉक का। नेक्स्ट आप देखेंगे इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन कॉज सेलुलर हाइपोक्सिया एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। तो अगर सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्लड आपका ऑक्सीजन का कैरियर है, मैंने पहले भी बोला है, तो टिश्यू को हाइपोक्सिया होने लगेगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगेगी, और उसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन करने लगेगा, यानी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये आपने कार्डियोजेनिक शॉक देखा। नाउ हम बात कर लेते हैं आपसे स्टेजेस ऑफ शॉक की, यानी शॉक की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेज हैं शॉक की जो याद रखना है। देयर आर 3 स्टेज ऑफ शॉक, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, उसके बाद है प्रोग्रेसिव स्टेज आप देख रहे हैं, उसके बाद है इरिवर्सिबल स्टेज। अब ये 3 जो स्टेज हैं इनके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 3 स्टेज हैं, जो नॉन प्रोग्रेसिव है उसकी क्या पहचान है, प्रोग्रेसिव स्टेज की क्या पहचान है, और आपकी इरिवर्सिबल स्टेज की क्या पहचान है शॉक के दौरान, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए,
क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। अगर आप प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव को पहचान नहीं पाएंगे तो पेशेंट को आप बचा नहीं पाएंगे। इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या क्या इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो जो आपका नॉन प्रोग्रेसिव है उसमें आप क्या देखेंगे, करेक्टर में बात करेंगे, इनिशियल कंपनसेटरी मैकेनिज्म आर एक्टिवेटेड टू मेंटेन परफ्यूजन, यानी बॉडी के अंदर जैसे ही परफ्यूजन कम होने लगता है तो कुछ इनिशियल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। क्या है, जैसे टिश्यू एक्सपीरियंस डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी एंड स्विच टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। अगर बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो बॉडी स्विच कर जाएगी एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ, और उसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू, लिख रहा है, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये आप जानते हैं कि शरीर में जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होने लगेगी और उसकी वजह से टिश्यू में लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होने लगेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो लिखा है द बॉडी अटेम्प्ट टू कंपनसेट बाय रीडायरेक्टिंग ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन, यानी शरीर अन्य जगहों से ब्लड को क्या करता है, रिलोकेट करता है, रीडायरेक्ट करता है और वाइटल ऑर्गन की तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखेंगे नॉन प्रोग्रेसिव में। अगर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, यानी अगर कंडीशन नॉन प्रोग्रेसिव की है, नॉन प्रोग्रेसिव शॉक के दौरान आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो इसमें कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे सबसे पहला आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है टैकीकार्डिया, यानी उस व्यक्ति की हार्ट रेट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट, है ना, टैकीकार्डिया की कंडीशन है। और उसके बाद पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स जो शरीर के बाहर की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, मान लो ये इंडिविजुअल है तो इस इंडिविजुअल के जो पेरीफेरी है, ये हाथ पैर जो है, इसके क्या होने लगेंगे, वेसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से कूल और क्लैमी होने लगेंगे, कूल और क्लैमी स्किन होने लगेगी, यानी शरीर ठंडा पड़ने लगेगा बाहर की तरफ। नॉर्मल, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है नॉर्मल और स्लाइटली डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इस व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है स्लाइटली डिक्रीज होगा, ध्यान देंगे क्योंकि अभी ये नॉन प्रोग्रेसिव है, स्लाइटली डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट है माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, और थोड़ा बहुत मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी बॉडी का पीएच रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है CO2 के एक्यूमुलेशन की वजह से, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से पीएच ड्रॉप होगा। उसके बाद अल्टर्ड मेंटल स्टेटस माइट बी एविडेंट, यानी अगर नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज का अगर पेशेंट आपको दिख रहा है, टेकिकार्डिया यानी हार्ट की एक्टिविटीज बढ़ी हुई हैं, या उसका पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन हो चुका है, शरीर ठंडा होने लगा है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आ रही है लेकिन स्लाइटली पीएच डिक्रीज हुआ है, उसका मेंटल स्टेटस यानी उसका सेंसोरियम चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये इनिशियल कंडीशन है, लेकिन ये इनिशियल कंडीशन क्यों हो रही है, क्योंकि बॉडी अपने आप को कंपनसेट कर रही है। बॉडी ऐसा करने से हो सकता है कि बॉडी को ऐसा फील हो रहा है या बॉडी ऐसा करना चाह रही है कि हार्ट की एक्टिविटीज वगैरह बढ़ा देने की वजह से टिश्यू का परफ्यूजन प्रॉपर होने लगेगा। तो ये कंडीशन आपकी नॉन प्रोग्रेसिव की है। अगर प्रोग्रेसिव के बारे में देखें कि प्रोग्रेसिव शॉक की क्या क्या स्टेजेस हैं और क्या क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, तो आइए उसको एक बार देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव में आपको करेक्टर मिलेंगे कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट फेलिंग, यानी शरीर की जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो फेल होना शुरू हो जाएगी। एंड टिश्यू हाइपो परफ्यूजन वर्सन, टिश्यू के अंदर जो हाइपो परफ्यूजन की स्थिति है वो ज़्यादा वर्स होने लगेगा, खराब होने लगेगा। और लिखा है कंटिन्यूड ऑक्सीजन डिवेट लीड्स टू मोर प्रोफाउंड मेटाबॉलिक, और लगातार अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसकी वजह से टिश्यू के अंदर जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो बढ़ने लगेगी, प्रोफाउंड होने लगेगी। साथ में ऑर्गन और टिश्यू बिगिंस टू सस्टेन सिग्निफिकेंट डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट परफ्यूजन, और शरीर के जो सेल्स हैं या जो अन्य अंग हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे दिखेगा आपको, तो हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाएगी, यानी जो सिस्टोलिक बीपी है वो 90 mm ऑफ एचजी से नीचे गिरने लगेगा। ध्यान देंगे ये प्रोग्रेसिव स्टेज है शॉक की, और उसमें वर्सनिंग द टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, यानी इसमें टेकीकार्डिया होगा और लेट स्टेज में फिर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, यानी हार्ट पहले जल्दी जल्दी धड़केगा लेकिन अगर सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा है तो बाकी आगे चल के ये ब्रेडिकार्डिया में कन्वर्ट हो सकता है। रैपिड एंड सेलो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का पैटर्न बदल जाएगा इसका तेजी से और लंबी लंबी सांसें खींचने लगेगा। प्रोफाउंडली डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंगली लिख रहा है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और कंडीशन, यानी ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, सेंसोरियम चेंज हो जाएगा, वो चीज़ों को लोगों को पहचानने से मना कर सकता है, यूरिन का आउटपुट घट सकता है,
ब्रीदिंग उसकी रैपिड और सेलो ब्रीदिंग हो सकती है। टेकिकार्डिया की कंडीशन इनिशियल होगी, बाद में ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 90 mm ऑफ एच से कम होने लगेगी। ये कंडीशन आपकी प्रोग्रेसिव स्टेज की है। लेकिन अगर इस स्टेज में भी अगर आपने इसे मेंटेन नहीं किया, देन क्या होगा, नेक्स्ट आपकी जो स्टेज है वो है आपकी इरिवर्सिबल स्टेज। तो इरिवर्सिबल स्टेज में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे? इरिवर्सिबल स्टेज में करेक्टर देखेंगे, एक्सटेंसिव और इरिवर्सिबल डैमेज टू मल्टीपल ऑर्गन और टिश्यू, यानी बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज होने लगेगा, टिश्यू का डैमेज होने लगेगा। सेल डेथ बिकम वाइड स्प्रेड लीडिंग टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, सेल की डेथ होने लगेगी, इसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेल हो सकते हैं। डिस्पाइट इंटरवेंशन द शॉक स्टेट बिकम रिफ्रैक्टरी और इरिवर्सिबल, यानी अगर पेशेंट इरिवर्सिबल स्टेज में जा चुका है तो आपके इंटरवेंशन करने की वजह से, ट्रीटमेंट करने की वजह से भी ये दोबारा से वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये डैमेज हो चुके हैं ऑर्गन के अंदर, वो परमानेंट डैमेज हो चुके हैं। टिश्यू के अंदर जो डैमेज हुआ है वो परमानेंट हुआ है। तो ये इरिवर्सिबल स्टेज है। इस दौरान क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? तो अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे, प्रोफाउंडली लो ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा। ब्रेडिकार्डिया होगा, वेरी लेट साइन है। जैसा मैंने बताया कि आपका प्रोग्रेसिव में पहले क्या हुआ था, प्रोग्रेसिव के केस में पहले टेकिकार्डिया होगा, लेकिन फिर भी अगर ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो ये ब्रेडिकार्डिया नहीं, ब्रेडिकार्डिया शॉक के केस में लेटर साइन है। आदमी का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत स्लो हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे एब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट, तो यूरिन आउटपुट इसमें नहीं मिलेगा। अनरेस्पॉन्सिव और कोमा, यानी ये वो स्थिति है जब पेशेंट हो सकता है कि किसी भी स्टिमुलस के लिए अनरेस्पॉन्सिव हो जाए, यानी अगर पेशेंट इरिवर्सिबल स्टेज में जा चुका है तो इसमें आपको क्या दिखेगा, ब्लड प्रेशर ड्रास्टिकली लो होगा। ब्रेडिकार्डिया होगा, लेटर स्टेज साइन है। एब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट इसका घट जाएगा, ये होगा ही नहीं, यूरिन का कोई भी आउटपुट नहीं होगा। और ये व्यक्ति जो भी आप स्टिमुलस देंगे, इसको दबाएंगे, नोचेंगे, तो इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, यानी अनरेस्पॉन्सिवनेस और कोमा की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो ये हमने बात की आपसे कोमा के जो है इरिवर्सिबल स्टेज के बारे में। नेक्स्ट आप कॉजेज क्या हैं इसको जान लेते हैं। कॉजेज ऑफ शॉक के बारे में बात करेंगे। शॉक कैन बी कॉज्ड बाय कंडीशन, एनी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन ब्लड फ्लो, लिख रहा है इंक्लूडिंग, यानी कोई भी वो कंडीशन जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है वो आपकी शॉक की कंडीशन हो सकती है। यानी जो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को, टिश्यू को जो ब्लड मिलना चाहिए, बॉडी को जो ब्लड मिलना चाहिए, अगर वो किसी भी कारण से रिड्यूस होता है तो वो आपको शॉक की कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है, यानी शॉक का कारण बन सकता है। कौन कौन से कारण है आइए देख लेते हैं। यानी हार्ट फेलियर की कंडीशन में शॉक हो सकता है, लो ब्लड वॉल्यूम के केस में जैसा हमने देखा, स्पाइनल इंजरी के केस में, उसके बाद चेंज इन ब्लड वेसल्स में, यानी ब्लड वेसल्स में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आ रहा है उस दौरान ऐसा हो सकता है। या आपका नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल हेमरेज के केस में, एक्सटर्नल या इंटरनल हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है या इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सारी कंडीशन है जो आपके सामने है। इन सभी कारणों से क्या हो सकता है, शॉक क्रिएट हो सकता है। यानी कोई भी वो कारण, चाहे वो स्पाइनल इंजरी हो, चाहे ब्लड का वॉल्यूम लो हो, चाहे आपकी हार्ट फेलियर की कंडीशन हो, एक्सटर्नल या इंटरनल शरीर में कहीं कोई ब्लीडिंग हो रही हो, इन्फेक्शन हो गया हो, ये सारे डिफरेंट कॉजेज आपके हो सकते हैं शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हमने इस लेक्चर में शॉक के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी दूसरे टॉपिक के बात करेंगे। अगर आपका शॉक को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है www.drchauhan.in। इस पर जाकर के आप, या इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्थ प्लस के नाम से ये आपका अवेलेबल है, और वहाँ जाकर के आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट वीडियो की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।